दोस्तों नमस्कार। अगर सत्ता ये मानकर चले कि उसके द्वारा लिया गया हर फैसला, हर निर्णय सही है और उसे कहीं भी किसी भी रूप में कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, तो फिर इस देश के भीतर में संवैधानिक संस्थानों का मतलब कहां बचेगा। अगर सरकार ये मानकर चल रही है कि उसके द्वारा लिया गया हर फैसला राष्ट्र हित में है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी कहां मायने रखता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी तो इस देश में है और सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी इस बात का एहसास इस देश के नागरिकों को कराती है कि एक संविधान भी है जिसकी व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। लेकिन सरकार कहती है हम इस देश की सुरक्षा, इस देश के राष्ट्रीय हित और इस देश में नागरिकों को लेकर कहीं भी डिरेल्ड हुए ही नहीं है, तो फिर हम जवाब किस बात को लेकर दें। आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा मुद्दा है। दरअसल यह मुद्दा जासूसी कांड का है। यह बिल्कुल उसी रास्ते चल पड़ा है जिस रास्ते एक वक्त राफेल चढ़ा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें सरकार को क्लीन चिट दे दी गई। कोई सवाल का जवाब सरकार की तरफ से राफेल को लेकर नहीं आया था। तो क्या जासूसी कांड को लेकर भी सरकार कोई जवाब जब नहीं दे रही है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज बातों बातों में जब इस बात का जिक्र कर दिया कि हम एक एक्सपर्ट कमेटी बना देंगे और अंतरिम फैसला अगले हफ्ते दे देंगे, तो इसके मतलब मायने क्या होंगे। हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सरकार द्वारा दिए गई दलीलों को आज इन दोनों को समझने की जरूरत है। क्या वाकई दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के भीतर सरकार के फैसले को लेकर कोई लोकतंत्र है और इस देश में क्या वाकई संविधान के मातहत जो संवैधानिक संस्थानों की सोच होनी चाहिए और जो पहल होनी चाहिए, क्या वो कर पा रहे हैं। ये सारे सवाल बहुत दूर नहीं है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने आज बातों बातों में इस बात का जिक्र किया कि दरअसल जो जासूसी कांड है उस पर जो सरकार ने अपनी तरफ से मना कर दिया कि हम कोई हलफनामा नहीं देंगे। हालांकि यह कहने में भी उसने तकरीबन 25 दिनों का वक्त लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कुछ विशेषज्ञों को लेकर वह एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने वाली है और उस एक्सपर्ट कमेटी के मद्देनजर जो भी वो अंतरिम फैसला देगी वो अगले हफ्ते देगी। याद कीजिए 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आने वाले 2-3 दिनों के भीतर में वह फैसला दे देगी, लेकिन उसमें भी वक्त गुजर गया और तकरीबन 10 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगले हफ्ते फैसला देंगे। लेकिन यह मामला इतना सरल नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज बातों बातों में इस बात का भी जिक्र किया कि दरअसल कुछ विशेषज्ञ उसके दिमाग में जरूर थे, लेकिन निजी कारणों से वह इस कमेटी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। अब आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट जिन्हें विशेषज्ञ मानता है वह विशेषज्ञ अपने निजी कारणों से उस कमेटी में हिस्सेदारी नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए जो एक्सपर्ट कमेटी बनेगी उसकी घोषणा अगले हफ्ते होगी। तो क्या इस देश में वाकई सुप्रीम कोर्ट की जो साख है और इस देश में जो राष्ट्रीय प्रश्न जासूसी का इसलिए उभर कर आया क्योंकि इसके दायरे में पत्रकार थे, एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिशियंस थे, इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए लोग थे, सीबीआई, ईडी उससे जुड़े हुए लोग थे, आईबी से जुड़े हुए लोग थे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस से जुड़े लोगों की भी जासूसी हो रही थी। तो कौन जांच करना नहीं चाहेगा। यह तो बड़े सम्मान का काम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही आज इस बात का जिक्र कर दिया कि कुछ लोग इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं, जिनको लेकर उनके दिमाग में था कि वह इसे इसमें शामिल करा लेंगे। सवाल है कि जो चीफ जस्टिस रमन्ना है, उन्होंने जब आप इस बात का जिक्र किया तो अगले हफ्ते कौन सा अंतरिम आदेश आएगा। हमें लगता है इस प्रक्रिया को समझने से पहले कुछ पन्ने आपको जरा से पहले लिए चलते हैं। जब कमेटी का ऐलान होता है तो आपके जहन में तुरंत आना चाहिए जनवरी के महीने में एग्रीकल्चर रिफॉर्म के नाम पर इस देश में जो 3 बिल लेकर लाए गए, उन बिलों को लेकर भी एक कमेटी बनाई गई थी। 11 जनवरी को सरकार ने 4 लोगों की एक कमेटी बनाई। एक शख्स ने तो तुरंत, सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई और कहा कि किसानों का जो भी मुद्दा है और किसानों के सामने जो भी संकट है वह उनके सामने कहें और सुप्रीम कोर्ट उसका रास्ता निकालने का। जाहिर है यह हाई पावर कमेटी थी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई कमेटी थी। इसमें अनिल धनावट थे, इसमें अशोक गुलाटी थे, इसमें प्रमोद जोशी थे, इसमें भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और इन्होंने जब 19 मार्च को
अपनी रिपोर्ट बंद लिफाफे में सौंपी, यह कहकर सौंपी और मीडिया को यह जानकारी देकर कही कि उसमें 85 किसान संगठनों से बातचीत की गई है और इसके बाद रास्ता निकल आएगा। अब आप कल्पना कीजिए, इस देश में किसान जो आंदोलन कर रहा है, तकरीबन 40 संगठन उससे जुड़े हुए हैं और यहां 85 संगठनों से बातचीत सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने की और वो बंद लिफाफा के भीतर क्या है ये कोई नहीं जानता है। किसान आंदोलन आज उसी तेवर से चल रहा है और उसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो क्या एक्सपर्ट कमेटी जो जासूसी कांड को लेकर जो टेक्निकल कमेटी बनाई जा रही है वो सामने आएगी? हमें लगता है फिर एक पन्ना आपको रफाल का पलट लेना चाहिए। रफाल के वक्त में जिस तरीके से एक एक करके सरकार को क्लीन चिट देने के रास्ते बनते चले गए, उसमें आपको जानकर हैरत होगी कि उस पीरियड में क्या कहा जा रहा था। दरअसल अटॉर्नी जनरल ने उस समय राफेल सौदे की न्यायिक समीक्षा का ही विरोध किया था और यहां तक कह दिया था, जब पॉलिटिशियंस इस पर आरोप लगा रहे थे कि यह पूरी डील जो हुई है, जो मनमोहन सिंह के दौर की डील थी, वह 136 विमानों की थी, राफेल विमानों की, और वह सस्ते में थी। मोदी गवर्नमेंट ने जो डील की वह सिर्फ 36 विमानों की 36 की। उस समय 126, इस समय 36, और इसमें भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जिक्र नहीं। इसमें महंगा जहाज मिल रहा है, कितनी कीमत दी गई और कैसे दी गई, इस बात की जानकारी आनी चाहिए सामने। अब आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में जब रफाल मामला चल रहा था तो सरकार की तरफ से कैसे जवाब आते थे। उस पीरियड में रंजन गोगोई थे, उस जजों की टीम में वो अगुवाई कर रहे थे, वो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस जय किशन कौल थे, जस्टिस के एम जोसेफ थे। वह जब सुनवाई कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा कि दरअसल यह पूरी डील पर कोई नजर इसलिए नहीं डालनी चाहिए क्योंकि अगर इसकी कीमत सामने आ जाएगी, अदालत इस स्तर पर अगर तकनीकी पहलुओं पर फैसला करने लगेगी तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है और दुनिया की कोई अन्य अदालत इस तरह के तर्कों पर रक्षा सौदों की जांच नहीं करेगी, तो भारत में भी नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया था कि हथियार और विमान की कीमतें अगर सार्वजनिक कर दी जाएंगी तो दुश्मनों को राफेल विमान में लगे हथियारों का पता चल जाएगा। इसके बाद क्या फैसला आया? इसके बाद फैसला आया कि डील तय प्रक्रिया के तहत हुई है, सरकार को क्लीन चिट दे दी गई और राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत यह जानकारी नहीं देनी चाहिए कि कितनी बड़ी कीमत में यह डील हुई है क्योंकि इससे दुश्मनों को लाभ मिल जाएगा। बफोर्स में भी तो मुद्दा पैसे का ही था और उसमें भी मामला कमीशन का था। उस समय कम पैसे थे, अब तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। इस दौर में तो एक बाहरी शख्स का नाम भी जुड़ गया, अनिल अंबानी का, जो डिफेंस को लेकर कभी उन्होंने काम नहीं किया था, वह कैसे साथ जुड़ गए, इसको लेकर भी सवाल जवाब हुआ, लेकिन इस पर भी खामोशी बरती गई। अब आप लौटिए दोबारा एक बार फिर जासूसी कांड को लेकर। जासूसी कांड में जो बातों का जिक्र सरकार की तरफ से बार बार आया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पर जिन बातों का जिक्र किया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई चीजें बार बार दोहराई और यह साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमको नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कोई सवाल आपसे नहीं करना है, लेकिन यह तो बताइए जो लोग हमारे दरवाजे पर आए हैं और हमसे न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उनको हम क्या जवाब दें? आपने जासूसी की या नहीं की? जासूसी की तो किस इक्विपमेंट से की और उनकी जासूसी से क्या लेना देना था? सरकार ने कहा हम कोई नया हलफनामा नहीं देंगे, कोई नई एफिडेविट नहीं देंगे, यानी हम कोई जानकारी नहीं देंगे, आप कहेंगे तो हम एक कमेटी बना देंगे। तो दूसरी तरफ वकीलों की जो पूरी फौज थी, जिसमें हर तरह के वकील थे, उसमें कपिल सिब्बल साहब थे, उसमें श्याम दीवान थे, उसमें मीनाक्षी अरोड़ा थे, राकेश द्विवेदी थे, दिनेश द्विवेदी थे, सीयू सिंह थे, ये सभी ने जब कहा कि सरकार अगर कमेटी बनाएगी तो यह एक्सपर्ट, यानी अपने तौर पर जो एक्सपर्ट होंगे, यह इन्हीं के पक्ष में ही सारी बातों को रखेंगे, यानी यह फेयर और अनबायस्ड नहीं हो पाएगा। तो सरकार ने कहा आप ही कमेटी बना लीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम कमेटी बना लेंगे, उस कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी वो पब्लिक में जाएगी। तो फिर तो वही बात हो गई कि पब्लिक में जब चीजें जा ही रही है उस कमेटी के सामने, आप जो भी कहेंगे तो एक एफिडेविट दे डालिए। सरकार ने कहा हम कोई एफिडेविट नहीं देंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। असल बात यहीं से शुरू होती है, जब अगर सरकार इस रुख पर आ जाए कि हम कोई जानकारी नहीं देंगे, आपकी जो इच्छा है कर लीजिए, तो इस देश की सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? और सुप्रीम कोर्ट के भीतर के जो कंट्रडिक्शंस जो 2018 जनवरी के महीने से शुरू हुए, क्या उनका कोई समाधान हो पाया है?
और उसके बाद से जो प्रक्रिया एक के बाद एक नजर आती चली गई, जिसमें सत्ता से साझेदारी या सत्ता के करीबी की परिस्थितियां सुप्रीम कोर्ट और जजेस की लगातार नजर आने लगी, उस पर भी क्या कोई बदलाव आया? और सुप्रीम कोर्ट कैसे उस सत्ता और सरकार पर सवाल खड़ा करके उन्हें कटघरे में खड़ा कर सकता है जहां पर वह साथ खड़ा हो, या फिर उसको इस बात का एहसास हो चला हो कि सत्ता अपने तौर पर इस देश के डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ही अगर नहीं बताना चाहती है उसके मातहत, तो इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट इस बात का जिक्र नहीं करेगा, यह आपको और हमको समझना होगा। इस देश के भीतर में सत्ता अगर यह मानकर चले कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और उसी आधार पर वह सुप्रीम कोर्ट के सामने अटॉर्नी जनरल को भेजे, तो सुप्रीम कोर्ट सिवाय हां कहने के अलावे कि आपको ऊपर हम कोई कुछ कह नहीं सकते हैं, इसके अलावे वो क्या करेगा? हां, कुछ टेक्निकलिटीज के साथ जो अब जिक्र किया गया है, हम एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे। सवाल है कि इस एक्सपर्ट कमेटी में अभी जब सुप्रीम कोर्ट इंडिकेट कर रहा है कि हमारे जहन में जो नाम है वह अपने निजी वजहों की वजह से इस कमेटी में शामिल नहीं होना चाहते हैं, इसीलिए हमें देरी हो रही है, तो इसका मतलब है कि इस देश में जो भी जांच होनी है वह जांच सत्ता के खिलाफ जाएगी, और अगर सत्ता के खिलाफ जाएगी तो उस जांच को करेगा कौन? और अगर वो सत्ता के खिलाफ नहीं जाएगी तो वो वैसी ही जांच होगी जैसे कृषि बिलों को लेकर जो कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी ने 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे दी, और आज तक उस रिपोर्ट का क्या मतलब है इस देश का कोई व्यक्ति नहीं जानता है, क्योंकि इस देश में कॉरपोरेट के हाथ में एग्रीकल्चर को सौंपने की जो परिस्थिति है वह भी इस देश में राष्ट्रीय हित में है, क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में सरकार ने कहा है कि जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म है उसी के मातहत एग्रीकल्चर बिल लाए गए। तो ये रिफॉर्म जो होता है ये सुधार की दृष्टि से होता है। राफेल को लेकर भी कहा गया इससे दुश्मनों को लाभ हो जाएगा, अगर यहां पर सुनवाई होगी और टेक्निकलिटीज उभर कर आएगी तो क्लीन चिट दे दी गई। याद कीजिए एनआरसी को लेकर जिस वक्त असम में इसकी एनआरसी चल रही थी, उस समय सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत साफ कहा गया कि एनआरसी की प्रक्रिया तय समय में पूरी हो, और यह राष्ट्रीय संप्रभुता सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसले को माना गया। लेकिन ध्यान दीजिए, राजनीति ने वहां इलेक्शन के मद्देनजर इस एनआरसी को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है कि सत्ता इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन से ऊपर है। इसका मतलब यह है कि सत्ता द्वारा की गई सारी कार्रवाइयों के इर्द गिर्द ही कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को चलना है। इसका मतलब यह है कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज इस देश के भीतर में कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से चेक एंड बैलेंस किए हुए थे, वो चेक एंड बैलेंस खत्म हो गए हैं, और एक के बाद एक जो फैसले लगातार होते चले गए, उसमें हर कोई इस बात का जिक्र आज क्यों करता है कि 2018 के जनवरी के महीने में, याद कीजिए, जब जस्टिस चलमेश्वर के घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस समय क्या मामला उठा था? उस समय कहा गया था यह रोस्टर सिस्टम का मामला है। रोस्टर सिस्टम का मतलब यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट में किस बेंच के पास कौन सा केस जाएगा और उसकी सुनवाई कब होगी। और यह माना गया था उस समय कि सत्ता के हित के लिए उस वक्त के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जो थे वो काम कर रहे थे, और यह आरोप कहते हुए डेमोक्रेसी इन डेंजर का शब्द और किसी ने नहीं, उसके बाद होने वाले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उठाया था। और रंजन गोगोई जब आ गए तो यह मुद्दा भी ठंडे बस्ते में सुप्रीम कोर्ट के भीतर ही चला गया। यानी जो जस्टिस मिश्रा अपने तौर पर कहते थे कि मास्टर ऑफ रोस्टर चीफ जस्टिस ही होता है और वही अपने तौर पर चीजों को तय करते हैं, इस मामले को लेकर डेमोक्रेसी को डेंजर में बताने वाले उस वक्त के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई अपने काल में सब कुछ वैसे ही चलते रहा, और उस दौर में जो फैसले निकल कर आए वो सारे फैसले सत्ता के अनुकूल ही होते चले गए। वो इस देश की सियासत को हिला रहे थे, इस देश की पॉलिटिक्स में एक लिहाज से हड़कंप मचाए हुए थे। वो कोई भी मुद्दा आप उस दौर में ले आइए, चाहे सबरीमलई का ले आइए, चाहे आर्टिकल 370 ले आइए, चाहे उस दौर में अयोध्या ले आइए, वो सारे सरकार के हक में थे, और उसकी जो व्याख्या की जा रही थी, उसी पीरियड में राफेल भी था, उसी पीरियड में 3 तलाक भी था। पॉलिटिकली चीजों को लगातार सुप्रीम कोर्ट जब व्याख्यात करने लगा तो भारत के भीतर में अदालत को लेकर एक सम्मान इसलिए भी है क्योंकि अदालत, और वह भी सुप्रीम कोर्ट, को न्याय का आखिरी दरवाजा माना जाता है।
और न्याय का आखिरी दरवाजा अगर ध्वस्त हो जाएगा तो इस देश के भीतर में भरोसा डिग जाएगा। और यह भरोसा ना डिगे, पॉलिटिशियंस और इस देश के नागरिक भी एक सम्मान करते हैं कि जो भी फैसला आए वो अनुकूल फैसला होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो उसके अनुकूल चीजें मान लेनी चाहिए कि यह देश के अनुकूल है। लेकिन अगर सत्ता यह कहने लगे कि हम कुछ नहीं बताएंगे, आपको जो करना है कर लीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट एक्सपर्ट कमेटी ही बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब जिक्र किया एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे, तो वो यह भी कह सकती थी कि दोबारा इसको पार्लियामेंट में ले जाया जाए, और पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनाने का जिक्र विपक्ष कर रहा है उस दिशा में आप क्यों नहीं जाते हैं, यह भी नोटिस दिया जा सकता है कि अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं करेगा, और इस बात का जिक्र करते हुए अब पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए, जिसका जिक्र विपक्ष लगातार कर रहा है। इसकी जरूरत क्यों नहीं महसूस की गई? इसका मतलब है कि तरीके अलग अलग हैं, और 2014 के बाद से बहुत धीरे धीरे जब जजों की नियुक्ति को लेकर पहला विवाद शुरू हुआ था, उस प्रक्रिया को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उसके बाद यह भी स्थिति आएगी कि सत्ता ये हमेशा से चाहती रही उसके काम में कोई रुकावट ना आए। यह ठीक वैसे ही है जैसे इस देश का कॉरपोरेट चाहता है कि कोई भी कानूनी अड़चन उसके हाथ में नहीं आए, उसके सामने खड़ी ही ना हो। मजदूर को हायर आज कर रहा है तो कल फायर भी कर सकता है वो, इसके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी मजदूर से ना जुड़ी हो, वह अपने तौर पर आए, काम करे, और हमें लगता है काम की जरूरत नहीं है तो उसको हटा दें। इसी पार्लियामेंट में पिछले सत्र के दौरान 3 कानून भी लेबर रिफॉर्म के नाम पर पास कर दिए गए, जैसे एग्रीकल्चर रिफॉर्म को पास कर दिया गया। एग्रीकल्चर में भी जो 3 बिल लाए गए उसमें भी कॉर्पोरेट के सामने से वह लीगल हर्डिंग्स को हटा लिया गया, यानी जो कानूनी रुकावटें होती हैं वह हटा लिया गया कि किसान जो है अब अदालत में नहीं जाएगा, वह एसडीएम के सामने चला जाए। और एसडीएम किस तरीके से क्या फैसले लेते हैं, और एसडीएम रैंक का व्यक्ति जब किसानों के सर फोड़ने का जिक्र करता है तो यह भी समझना होगा कि इस देश के भीतर में सोशल सिक्योरिटी तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को नहीं ही मिल रही थी। अब लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया क्या? और इन सब के बीच रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लीगल, वह इस देश में अनऑर्गेनाइज सेक्टर से छिटक गया, और छिटकते छिटकते धीरे धीरे वह ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गया। और अब उस दायरे में जब जासूसी कांड निकल कर आया तो जासूसी के दायरे में आए हुए जो लोग हैं और जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनकी जासूसी क्यों होनी चाहिए? क्या यह नेशनल सिक्योरिटी का मसला है? क्योंकि इसका एक बेस है, और सरकार द्वारा जो सफाई दी जा रही है उस सफाई में सिर्फ एक ही शब्द है, नेशनल सिक्योरिटी। यानी नेशनल सिक्योरिटी के तहत इजराइल की सरकार और उसके ऑर्गेनाइजेशन ने एक इक्विपमेंट बनाया, और भारत के भीतर उसका इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी के मातहत पत्रकारों को, एक्टिविस्टों को, पॉलिटिशियंस को, वह भी विपक्ष के नेता को भी किया गया, यानी कांग्रेस पार्टी के भी नेता को कर लिया गया। उसके दायरे में हर इंस्टीट्यूशंस आया, चाहे वो इलेक्शन कमीशन से रिटायर या उनको दूसरी जगह शिफ्ट, लवासा जो थे उनका भी किया गया। तो ये ऐसी फेरिस्त है जिस फेरिस्त के दायरे में हर कोई सवाल उठाएगा कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या यह है कि जब हमने किसी भी सरकार को चुन लिया तो उस चुनी हुई सरकार के हाथ में संविधान भी दे दिया, और उस संविधान के जरिए तमाम संवैधानिक संस्थानों को भी सौंप दिया, अब आप ही चलाइए सब कुछ, यानी कोई सवाल नहीं करे और हम कोई जवाब ना दें। इस स्थिति में अगर यह आकर अटक चुका है, यह पूरा का पूरा प्रोसेस, जिसमें इस बात का जिक्र बार बार होता है कि क्या वाकई इस देश में सुप्रीम कोर्ट को भी अगर जवाब नहीं मिलेगा तो वो क्या कर सकता है। और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जिन लोगों ने गुहार लगाई थी उसमें एडवोकेट एनएल शर्मा जो जासूसी कांड को लेकर था, पत्रकार एन राम थे, शशि कुमार थे, सीपीएम के राज्यसभा सदस्य जॉन ब्रिटास थे, पत्रकार प्रांजय कुआ ठाकुरता, प्रेम शंकर झा, रुपेश कुमार सिंह, इस्पा शताक्षी, एसएनडी, एबीडीआई अबडी, ये सारे लोग थे। एडीआर से जुड़े हुए जगदीप चोकर थे, नरेंद्र कुमार मिश्रा थे, एडिटर गिल्ड भी जो तमाम संपादकों को लेकर संस्थान है उसने भी अपनी दरवाजा खटखटाया हुआ था। लेकिन देखिए, सुनवाई होते होते आज एक अलग सुनवाई के मद्देनजर जब वहां पर सीयू सिंह साहब मौजूद थे तो मौखिक तौर पर उस सीनियर एडवोकेट चंद्र उदय सिंह के सामने सीजीआई चीफ जस्टिस रमन्ना ने कह दिया कि अगले हफ्ते हम अंतरिम आदेश देंगे और एक टेक्निकल कमेटी का ऐलान कर देंगे। यानी ठंडे बस्ते में जाने की तैयारी फिर भूल जाइए। और इसके आगे का सवाल यही है, कोई भी मुद्दा
जो सरकार से जुड़ा हुआ हो और सरकार के फैसले को कटघरे में खड़ा करता हो, उसको कोई समाधान और उसके जरिए कोई न्याय पाने की अगर आपके भीतर इच्छा या चाहत हो, तो इस देश के पॉलिटिकल वैक्यूम को खत्म कीजिए। इस देश में इंस्टीट्यूशंस को लेकर चिंतित मत होइए, पॉलिटिकल वैक्यूम को खत्म कीजिए, क्योंकि हर कोई जानता है इस देश की इकोनॉमी, यानी इस देश की आर्थिक नीति, इस देश की विदेश नीति, इस देश की रक्षा नीति कितनी डिरेल्ड हो चुकी है। लेकिन आपको कोई नहीं मिलेगा इस देश में राजनीतिक तौर पर कोई ऐसा शख्स जो इन पर बहस की गुंजाइश भी पैदा करने की दिशा में दिखाई देता हुआ नजर आए। सब किसी को इस बात की फिक्र है कि कहां चुनाव, उस चुनाव में कौन सी सत्ता, उसमें किस जाति का नेता, वो दलित है या ब्राह्मण है, वह अल्पसंख्यक तो नहीं है, वो ओबीसी तो नहीं है। और इसी में पूरी राजनीतिक स्थितियां डामाडोल होकर अपने आप सत्ता पाने की चक्करगिन्नी में घूमती चली जा रही है। किसी को फिक्र नहीं है कि इस देश के भीतर में ऐसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए जिनके जरिए इस देश को संभाला जा सके। और इन्हीं मुद्दों के आश्रय देश को जब डिरेल्ड कर दिया गया है, तो फिर डेमोक्रेसी का पाठ इसी से समझ लीजिए। इस नए लोकतंत्र में सत्ता जो भी कहे, जो भी करे, जो भी निर्णय ले, जो भी फैसले ले, वो राष्ट्र हित में है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर हैं। इसलिए सत्ता कोई जवाब नहीं देगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।